हाय गाइस। आज हम करेंगे DGC 4 का ब्लॉक 3 का यूनिट 1, 2, 3। सो ब्लॉक 3 का यूनिट 1 है अबाउट करियर डेवलपमेंट। सो उसमें सुपर की थ्योरी है एक, इसमें उन्होंने ये स्टेजेस दे रखी हैं। सो उनके हिसाब से जो एक किसी को अगर जॉब से रिलेटेड चीज होती है तो वो कैसे काम करती है बच्चे की, तो सबसे पहले बच्चे की 14 साल तक सिर्फ ग्रोथ होती है। ठीक है। सो बाय द एज ऑफ 14 ईयर्स तब तक बच्चे का सिर्फ ग्रोथ होता है, वो ज्यादा इधर उधर देखता नहीं है। 15 से 25 ईयर्स की एज तक में वो एक्सप्लोर करता है, जिसमें दो पार्ट्स आते हैं, टेंटेटिव एंड ट्रांजिशन। सो टेंटेटिव में वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा होता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। ट्रांजिशन में बच्चे का वो स्टेज आ जाता है जहां पे वो अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए सीरियस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो इस्टेब्लिशमेंट इज द एज वेयर बच्चा है वो जॉब लेके सीरियस होता है और वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है, जो आपकी एज है 26 से लेके 40। ठीक है। सो इसमें आप ट्रेल और एडवांसमेंट, ठीक है, तो पहले आप कोई एक या दो तीन चीजें आप देखते हो कि जिसमें आपको अच्छा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, और लास्ट में आपको एक पर्टिकुलर चीज पकड़ के उस पर एडवांसमेंट करते हो, वही आपका जॉब होता है, वही आपका जो ऑक्यूपेशन है उसका सोर्स होगा। ठीक है। फिर बाय दैट एज यू आर अराउंड 45 से टिल 65 आप उसी को मेंटेन करते हो, और आफ्टर 66 इट इज योर डिक्लाइनिंग स्टेज, कि आप फिर रिटायरमेंट वगैरह वाली स्टेज पे आ जाते हो। ठीक है। सो सुपर की थ्योरी के हिसाब से ये ऐसे आपकी स्टेजेस है जैसे जैसे आप जॉब के लिए जा रहे हो। सो 26 से लेकर 40 इज योर एज जहां पे आप अपना एक पर्टिकुलर जॉब क्रिएट करते हो, कि जहां पे आपको पता है कि हाँ टेस्ट ट्रायल मेथड लेके सब मैंने देख लिया, तो मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है। देन वी हैव रोज थ्योरी। रोज गेव 8 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। उन्होंने बोला कि ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स 8 तरह के होते हैं: सर्विस ग्रुप, बिजनेस कॉन्टैक्ट ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, टेक्नोलॉजी ग्रुप, आउटडोर ग्रुप, साइंस ग्रुप, जर्नल कल्चर ग्रुप, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, एंड इट इज बेस्ड ऑन 6 लेवल्स। सो 6 लेवल आ गए: प्रोफेशनल प्लस मेयर जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, प्रोफेशनल प्लस मेयर जो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, सेमी प्रोफेशनल, स्मॉल बिजनेस, स्किलफुल, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है। बेसिकली रोज की थ्योरी ने ये बोला कि उन्होंने ये 8 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स दे दिए अलग अलग तरह के। ठीक है। ऑफकोर्स अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, कोई बिजनेस मैनेज करेगा, कोई साइंस से रिलेटेड होगा, कोई जो जर्नल कल्चर से रिलेटेड उससे होगा, और 6 लेवल दे दिए। सबसे पहले वाले बहुत पढ़ाकू, ठीक है, और इंडिपेंडेंट, और सेकंड वाले पढ़ाकू पर नॉट इंडिपेंडेंट। फिर थर्ड आ गया तुम्हारे सेमी प्रोफेशनल जो स्मॉल बिजनेस वाले होते हैं। फिर फोर्थ आ गया जिनका उतना बिजनेस भी नहीं है बट वो स्किल्स हैं उनके पास में। फिफ्थ में आ गया जो इनका जिनके पास में स्किल नहीं है बट थोड़ा बहुत है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्किल है, और लास्ट में आ गया एकदम अनस्किल्ड। ठीक है। सो ये 6 तरह के लेवल होते हैं जो लोग काम करते हैं। सो अनस्किल्ड वाले मोस्टली जो लेबर्स वगैरह होते हैं जिनको सामान यहाँ से वहां करना होता है, वही बनते हैं। ठीक है। और ये एकदम प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट जो बिजनेस चलाते हैं, जो अपने दम पे रखते हैं सारा का सारा। ठीक है। देन वी हैव हॉलैंड्स की थ्योरी। सो हॉलैंड्स की थ्योरी ने ये बोला है कि 1 आउट ऑफ 6 ये इंसान इस चीज को पोजेस करता है। सो इट इज रियलिस्टिक एनवायरमेंट, इन्वेस्टिगेटिव एनवायरमेंट, आर्टिस्टिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, एंटरप्राइजिंग एनवायरमेंट एंड कन्वेंशनल एनवायरमेंट। सो हॉलैंड की थ्योरी ने ये बोला कि अगर किसी एक को जो इंसान होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो अगर कोई किसी की ड्राइंग अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिस्टिक एनवायरमेंट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर किसी को सोसाइटी पसंद है या फिर मतलब किसी को पॉलिटिक्स वगैरह पसंद है तो वो सोशल एनवायरमेंट की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसी को बिजनेस वगैरह पसंद है तो वो एंटरप्राइजिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। सो ये 6 उन्होंने बोले थे कि ऐसा एनवायरमेंट होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर इंसान है वो और ज्यादा ग्रेजुअली डेवलप हो सकता है। देन वी हैव गिन्सबर्ग्स थ्योरी। सो गिन्सबर्ग्स की थ्योरी ने ये बोला कि 3 स्टेज होती है: फैंटेसी स्टेज, टेंटेटिव स्टेज एंड रियलिस्टिक स्टेज। ठीक है। सो इन्होंने भी सुपर की थ्योरी की तरह ही ये स्टेजेस दी। इन्होंने ये बोला कि जो बच्चे की फैंटेसी स्टेज होती है वो 3 से लेकर 10 साल तक की होती है, जिसमें बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, बस वैसे सोच रहा होता है। अब वो एक आइडियल रोल मॉडल चूज करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसमें देखता रहता है कि हाँ ये मुझे इंसान सही लगता है तो मैं इसकी तरह बनूंगा, बट उसको ये नहीं पता होता है कि वहां तक पहुंचना कैसे है, ना वो इस बारे में सोचता है। ठीक है। देन वी हैव टेंटेटिव स्टेज जो 11 से लेकर 18 साल की होती है, जिसमें 4 पार्ट है। सबसे पहले है इसमें इंटरेस्ट स्टेज। सो इंटरेस्ट स्टेज होती है आपकी 11 से 12 साल की। ठीक है। यहाँ पे आपका डेवलप होता है इंटरेस्ट। फिर है 12 से जो 14 साल की स्टेज होती है, वहां पे आपका आता है कैपेसिटी का स्टेज, मतलब कि आप अपनी कैपेसिटी चेक करते हो कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसके लिए आपके पास कैपेसिटी है भी या नहीं। देन वी हैव वैल्यू स्टेज। वैल्यू में आप चेक करते हो कि जो आपको पसंद है वो आपके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। ये होता है 15 से 16 साल तक। और देन वी हैव ट्रांजिशन स्टेज,
जिसमें जो 17 से लेकर 18 साल तक होता है, जिसमें आप या तो आपको पसंद है तो आप उसी को एनकलकेट करते हो, नहीं पसंद तो आप सोचते हो कि आपको यही करना है या कुछ और करना है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी लास्ट में रियलिस्टिक स्टेज, जो आपकी चलती है 18 से लेके लाइफ लॉन्ग तक। ये होती है 3 स्टेज में, जो होती है एक्सप्लोरेशन 18 से लेके 19। अगर आपको ट्रांजिशन पसंद आता है तो आप उसको और एक्सप्लोर करते हो, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप वही जॉब को या ऑक्यूपेशन को यूज करना प्रेफर करते हो। देन वी हैव क्रिस्टलाइजेशन स्टेज, जिसमें जो आपको एक काम पसंद आ जाता है 19 ऑनवर्ड आप उसी को करते रहते हो और आपको वही चीज चाहिए होती है। और लास्ट आ जाता है स्पेसिफिकेशन, जो आपको काम पसंद है आप उसी में स्पेशलाइज करते हो, ठीक है। और ये आपका लाइफ लॉन्ग तक चलता है। सो दिस इज योर गिन्सबर्ग्स थ्योरी। यूनिट 1 ओवर। यूनिट 2 इज अप्रोचेस टू करियर डेवलपमेंट। सो 5 फैक्टर मॉडल दिए थे ऑफ पर्सनैलिटी, विच इज ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। सो इसको ओशियन कहते हैं, और ये मैं आपको आगे फिर से बताऊंगी, तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार ही आ रखी है इसमें, यूनिट 3 में भी पूछी हुई है। फिर हॉलैंड की थ्योरी भी बता रखी है इसमें। हॉलैंड की थ्योरी में उन्होंने बोला था कि 6 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। ये हॉलैंड की वही थ्योरी है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है, जो रियलिस्टिक एनवायरमेंट इन्वेस्टिगेटिव, तो इसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है। सो हॉलैंड की थ्योरी के 6 टाइप उन्होंने बताए थे, जिसमें से उन्होंने बोला कि अगर कोई रियलिस्टिक है तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा कि उसको मशीन, टूल्स और प्रैक्टिकल एबिलिटीज होंगी उसके पास में, उसको ये सारा चीजें काम करने में इंटरेस्ट आता होगा। और जो उसका ऑक्यूपेशन बन सकता है, जो रियलिस्टिक इंसान है वो बन सकता है मैकेनिक, फार्मर, या फिर सर्वे कराने वाला, या फिर पायलट, ठीक है, जो मतलब मशीन और टूल से रिलेटेड है। देन वी हैव इन्वेस्टिगेटिव। सो अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव पसंद है उसको चीज, तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा एज अ एनालिटिकल, प्रिसाइज, रिसर्च आइडियाज वाला इंसान, और वो बन सकते हैं कोई केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट या रिसर्चर। अगर कोई आर्टिस्टिक है तो उसका डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स होगा क्रिएटिव, इंट्यूटिव, आर्टिस्टिक, वो बन सकते हैं म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, राइटर, इंटीरियर डिजाइनर। अगर कोई सोशल टाइप का तो उसका होगा गुड सोशल स्किल्स विद पीपल एंड नर्स, टीचर, सोशल वर्कर। अगर किसी का एंटरप्राइजिंग है तो उसका बन जाएगा लीडरशिप, स्पीकिंग, नेगोशिएशन, जो एक लीडर का डिस्क्रिप्शन होता है, और वो बन सकते हैं सेल्स पर्सन, टीवी प्रोड्यूसर या लॉयर। अगर कोई कन्वेंशनल है तो उसका जाएगा सिस्टमैटिक वर्कर, गुड प्लान्स प्लस डिटेल वर्क, उसका ऑक्यूपेशन हो जाएगा बैंक, सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, ठीक है। सो हॉलैंड की थ्योरी के हिसाब से ये 6 तरह के टाइप्स है, जिसके 6 तरह का डिस्क्रिप्शन है। अगर कोई इंसान पर्टिकुलर चीज एक पक्का पोजेस करता है, सो देयर आर चांसेस कि वो इनमें से जो भी वो पोजेस कर रहा है वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन चूज करेगा, ठीक है। देन वी हैव ब्राउन्स वैल्यू बेस्ड सिस्टम। सो ब्राउन ने ये बोला कि जो इंडिविजुअल है, दे जज देयर ओन परफॉर्मेंस एंड दे एक्सपेक्ट द आउटकम विच आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मोटिवेशन, ठीक है। सो ब्राउन ने ये बोला कि जो एक इंसान है वो अपनी परफॉर्मेंस खुद जज करता है, और उसके बाद उसको पता होता है कि जो उसने डिसीजन ले रहा है वो उसी जो उसका परफॉर्मेंस था उसके जजमेंट के बेस पे ही वो अपना आउटकम चूज करता है, ठीक है। सो ही सेड द वैल्यूज जो डेवलप होती हैं, दे डेवलप बाय द इंटरेक्शन बिटवीन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि आपका ये 3 लेवल्स होते हैं, वैल्यूज, डिसीजन और लाइफ रोल्स, ठीक है। वैल्यूज के बेस पे आप अपने डिसीजंस लेते हो, डिसीजंस के बेस पे आप अपने लाइफ रोल चूज करते हो। सो जो हाई फंक्शनिंग पीपल होते हैं हु हैव वैल्यूज, दे आर वेल क्रिस्टलाइज्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है। सो अगर आपकी वैल्यूज अच्छी हैं, अगर आपने वैल्यूज सही लिया है, जो आपका वैल्यूज डेवलप होती है बाय आपकी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस एक्सपीरियंसेस, उनके बेस पे अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपका लाइफ रोल उससे डिसाइड होता है। और जो हाई फंक्शनिंग पीपल होते हैं ऑफकोर्स उनके वैल्यू सिस्टम काफी रिजिड रहा होगा, सॉलिड रहा होगा, अच्छा रहा होगा, उसी के बेस पे उन्होंने डिसीजन लिए, तो इसलिए इनका जो लाइफ रोल है वो काफी क्रिस्टलाइज रहता है और प्रायोरिटाइज रहता है, कि मतलब उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ क्या करना है, ठीक है। Then we have 5 assumptions regarding the career और पर्सनैलिटी। सो assumptions ये हैं कि जो करियर डिसीजन होता है उसको कंसिडर किया जाता है इन रिलेशन टू लाइफ रोल्स, और आइसोलेटेड इवेंट्स की तरह उसको नहीं देखना चाहिए। जो आपका करियर का डिसीजन है ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी को कुछ बनना है तो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि हाँ वो साइड बाय साइड बन रहा है, नहीं, वो उसके लाइफ के अंदर ही है, उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो जो आपका करियर का डिसीजन है वो ऑफकोर्स इन रिलेशन टू योर लाइफ होता है, रादर देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड इवेंट, ठीक है। देन वी हैव नीड ऑफ काउंसलर टू असेस द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लस प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। सो हमें काउंसलर ऑफकोर्स चाहिए होता है जो हमारा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब हम कितना
क्रिस्टल क्लियर डिसीजन में अपने फॉर्म है, कितना रिजिड और सही तरीके से हमने डिसीजन लिया है, प्लस हमारी जो वैल्यूज हमने उनको कितना प्रायोरिटी दी है, ठीक है। काउंसलर नीड्स टू असेस द मूड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो काउंसलर असेस करता है। काउंसलर शुड बी एबल टू हेल्प देम इन टेक द करियर इंटरेस्ट एंड प्लस काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑफकोर्स तो आपको करियर इंटरेस्ट, काउंसलर की यही ड्यूटी होती है कि वो आपको हेल्प करे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, उसको दे समझने में और प्रोसेस को कैरी ऑन करने में। और अगर क्लाइंट की जो वैल्यूज है वो अच्छी हैं तो इफेक्टिव डिसीजन बन के आता है, और अगर क्लाइंट की वैल्यूज अच्छी नहीं है तो वही जो डिसीजन होता है वो आपके डेवलप नहीं होते ढंग से, सो इन रिजल्ट आपका जो लाइफ रोल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। सो ऐसे में रोल ऑफ काउंसलर क्या होना चाहिए? बिकम फेमिलियर विद वैल्यूज रादर देन एक्सपेक्टेशंस। वैल्यूज के साथ आपको फेमिलियर होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर इंसान की वैल्यूज हैं। आइडेंटिफाई वेज दैट देयर वे में बी दे में डिमिनिश देयर सक्सेस, ठीक है। सो वेज ढूंढना चाहिए जिससे अगर करियर को खतरा हो सकता है जो क्लाइंट है तो उसके बारे में उनको बताना चाहिए। एंकरेज द क्लाइंट, जो कल्चरल वैल्यूज है उसको अडॉप्ट करने के लिए। बिकम एडवोकेट्स फॉर चेंज इन वर्क प्लेस, ठीक है। सो ये वो कर सकते हैं, ठीक है। सो जो ब्राउन्स की थ्योरी है वैल्यू बेस्ड थ्योरी है, तो इसलिए उसने सारी बातें वैल्यू से रिलेटेड करी है। सो बेसिक इसका क्रक्स यही है कि अगर किसी इंसान की वैल्यूज फॉर्म है तो उसके डिसीजन फॉर्म रहेंगे, और उसके डिसीजन फॉर्म है तो उसका लाइफ रोल अच्छा रहेगा। इन रिजल्ट जो उसकी करियर चॉइस है वो अच्छी रहेगी। Your unit 2 is over. Unit 3 is decision theory. So decision theory में दो assumptions हैं. Assumptions are people strive to maximize gains and minimize losses through work related decision they make, ठीक है। Second is at any point people have several alternatives available for them and therefore the decision theory helps to focus on how work related decisions are made, ठीक है। सो बेसिकली जो डिसीजन थ्योरी है वो हेल्प करती है जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड डिसीजंस को डिसाइड करने में और वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले थ्योरी है जिलेट्स करियर डिसीजन मेकिंग मॉडल। सो बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडिविजुअल्स आर एबल टू मेक चॉइसेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस। जो करियर डिसीजंस हैं वो होते हैं, जो डिसीजन अगर आप किसी करियर से रिलेटेड ले रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, आप देखते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसको डिफाइन करते हो। फिर जनरेशन ऑफ सिनेरियोस, फिर क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, फिर उसको ध्यान में रख के आप प्लान बनाते हो, फिर उसके बाद अपना गोल क्लैरिफाई करते हो और लास्ट में आप एक्शन लेते हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अवर चॉइसेस इन्फ्लुएंस द अवेयरनेस अबाउट द ऑप्शंस एंड एबिलिटीज विच हेल्प अस टू इवेल्युएट द प्रेजेंट, ठीक है। सो इसकी थ्योरी के हिसाब से जो हमारी चॉइसेस होती है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी अवेयरनेस को अबाउट जो हमारे ऑप्शंस और एबिलिटीज हैं, और जो हमको इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं हमारे जो प्रेजेंट है उसको, जिसको ध्यान में रखकर हम अपना करियर डिसीजन चूज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, ठीक है। Then we have cognitive information processing approach. It proposes that career decision making occurs in a cycle of 5 distinguishable phases that are present in the Casway cycle of career decision making, ठीक है। So cognitive information processing approach ये बताती है communication, identifying a career problem, analysis, interrelating, synthesis, creating alternatives, valuing, prioritizing alternatives, and execution, forming strategies to implement the choices, ठीक है। So ये 5 जो पॉइंट्स हैं इसके थ्रू जो हमारा करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काम करता है, ठीक है। देन वी हैव थ्योरी करियर डिसीजन मेकिंग मॉडल बाय जर्मिंग्स एंड वर्शुरेन। सो इन दोनों के हिसाब से 6 बेसिक टास्क आर इन द प्रोसेस करियर डिसीजन चूज करते वक्त। सबसे पहले ओरिएंटेशन टू चॉइस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, broad exploration of the environment, in-depth exploration of the environment, choosing an alternative and committing to a particular career alternative, ठीक है। So this is how you can choose your career based on the model of Jurmings and Verstuyren। फिर है फोर्थ थ्योरी हमारी 6 फेज मॉडल ऑफ करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसका फेज 1 है बिकमिंग कंसर्न्ड अबाउट करियर डिसीजन मेकिंग। सो पहले तो कंसर्न हो या नहीं हो वही बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद अगर आप कंसर्न हो तो सेकंड है जनरेटिंग पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन वंस ओन इंटरेस्ट, स्किल्स एंड वैल्यूज। थर्ड इज रिड्यूसिंग द ऑल्टरनेटिव्स टू अ मैनेजेबल मेंबर फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। फोर्थ डिसाइडिंग अमंग अ फ्यू ऑल्टरनेटिव्स। फिफ्थ कंफर्मिंग वंस चॉइस एंड बिल्डिंग अ कमिटमेंट। एंड लास्ट बीइंग फर्मली डिसाइडेड एंड कमिटिंग टू अ चॉइस, ठीक है। 6 फेज मॉडल के हिसाब से आप ऐसे करियर डिसीजन चूज कर सकते हो इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के। देन वी हैव
situational sociological approaches. They help in identifying many factors that are usually not considered in other approaches. ठीक है, सो जो ये अप्रोचेस आपने पढ़ी थी ये डिसीजन थ्योरी के अंदर थी 4, ये है सिचुएशनल और सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस. ठीक है, सो ये वाली हेल्प करेंगे आपको आइडेंटिफाई करने में ऐसे फैक्टर्स जो उसमें भी नहीं थे. तो जो पे सोशल की बात आती है वहां पे बेंड्यूरा का हाथ पक्का होता है. सो बेंड्यूरा ने बोला था कि इंडिविजुअल्स चांस एनकाउंटर विद पीपल who directly or indirectly exert strong influence on the individual's career related decisions. ठीक है, सो बेंड्यूरा ने ये बोला कि जो लोग होते हैं ना उनके जो डिसीजन होते हैं उसको भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी इन्फ्लुएंस करते हैं. जो करियर रिलेटेड डिसीजन होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो इवेंट्स होते हैं उसको भी, जैसे हैप्पी मोमेंट्स विच इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स करियर रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं. ठीक है, फिर बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी ऑफ करियर चॉइस. उन्होंने ये बोला, इसमें बेंड्यूरा ने अलॉन्ग विद क्रोम्बोल्ड्स 4 सेट ऑफ फैक्टर सजेस्ट करे थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारा वर्क रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको. सो जेनेटिक है सबसे पहला. जेंडर, जैसे कि अगर कोई ऑटो ड्राइवर है, सो ऑटो ड्राइवर्स में मोस्टली जो फीमेल ओरिएंटेड है वो बिल्कुल नहीं है, मेल ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन है ये. सो अगर कोई फीमेल है तो उसको ऑलरेडी है तो मना कर देंगे, या फिर बोलेंगे सेफ नहीं है, या फिर आप कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ लो. एथनिसिटी से बहुत फर्क पड़ता है. फिजिकल लिमिटेशंस, अगर आपकी हाइट काफी छोटी है तो आपको प्रॉब्लम होगी. अगर आप पायलट के लिए फिल करना चाहो या आर्मी में जाना चाहो वहां पे आपको नहीं लेते हैं. आईक्यू और एप्टीट्यूड, अगर आपको आईएएस बनना बट आपका आईक्यू इतना नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सो ये आपके जेनेटिकली डिसाइडेड फैक्टर्स हैं. वी हैव देन एनवायरमेंटल फैक्टर. अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी उधर कुछ एक्सेल करने में. मार्केट कंडीशन, अगर वहां पे मार्केट डाउन है या फिर उधर वेजेस काफी लो है तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट इज लर्निंग. अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो आपको हेल्प रहेगा करियर में. अगर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो आपको एज अ फ्रेशर ही लेते हैं और प्रेफर नहीं करते हैं. देन वी हैव टास्क अप्रोच. सो अगर आपका स्किल्स, वर्क हैबिट, मेंटल सेट और कॉग्निटिव प्रोसेस काफी अच्छा है, सो जो आपका करियर है उसको रिलेटेड आप एक्सेल करोगे, आपके स्किल्स और कॉग्निटिव प्रोसेस काम आएगा. बट अगर ये सारी चीजें आपकी फूस हैं तो आपके जो करियर है उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है. Then we have socio-cognitive career theory which was given by also Bandura. So Bandura basically social के बारे में बात करता है, सोसाइटी के बारे में. It is SCCT. So Bandura ने फोकस करा था on personal and physical attributes, external environment, on overt behavior. उसके बेस पे उन्होंने 3 determinants of career decision निकाले थे. विचार, करियर डिसीजन मेकिंग में क्या क्या हेल्प होता है. कि पर्सनल गोल, आपका पर्सनल गोल क्या है, सेल्फ एफिकेसी, आपके खुद के कितने बस के, आउटकम एक्सपेक्टेशंस, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो और उससे आपका जो गोल है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, सो ये 3 डिटर्मिनेंट्स थे गिवन बाय बेंड्यूरा सोशियोलॉजिकल सिचुएशनल अप्रोच में. सो ये अप्रोच हमारी खत्म. उसके बाद जो आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ये 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, दिस वाज गिवन बाय मैक्रे एंड जॉन. सो ये वही अप्रोच है जो यहाँ पे दी थी. सो इसमें ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म है. सो ये दोनों ये कहते हैं कि ओशन है ये, अगर कोई ओपननेस है तो इसका मतलब कि या तो कोई इंटेलिजेंट होगा, अनकन्वेंशनल, इमेजिनेटिव होगा, या फिर इसका उल्टा होगा, वो शाय हो सकता है या फिर मतलब उसको पसंद नहीं आएगा. ठीक है, ओपन नहीं होगा वो. कॉन्शियसनेस में अगर किसी के पर्सनैलिटी ट्रेट कॉन्शियस है तो आइदर ही विल बी अचीवमेंट ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज, थॉरो, और या फिर लेथार्टिक, लेजी और डिसऑर्गेनाइज्ड. अगर किसी का एक्स्ट्रावर्जन है तो आइदर ही विल बी एक्टिव, एजर्टिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, और डेम, शाय, लो और नॉन पैसिव. अगर कोई एग्रीबलनेस है तो आइदर दे विल बी कोऑपरेटिव, लाइकेबल, फॉरगिविंग, काइंड, और दे विल बी रूड और नॉन कोऑपरेटिव और रिजिड. अगर कोई न्यूरोटिसिज्म में आ रहा है तो दे कैन बी इनसिक्योर, डिफेंसिव, टेंस, वरीड, और इसके या फिर उसका उल्टा. ठीक है, सो ये 5 फैक्टर मॉडल थ्योरी है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आइदर पर्सन विल पोजेस दिस और दिस, मतलब अगर वो इस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, या फिर इसमें आ रहा है तो आइदर दिस और दिस, दोनों का एक्सट्रीम. ठीक है, देन वी हैव हॉलैंड थ्योरी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ये हॉलैंड की थ्योरी साइकोलॉजिकल अप्रोच में आ रखी है. ठीक है, सो लास्ट वी हैव ब्राउन वैल्यू बेस्ड सिस्टम जो थ्योरी जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है, ये भी इन्होंने दोबारा पूछी हुई है. सो योर यूनिट 3 इज ओवर और ब्लॉक 3 इज ओवर. अगले वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 4. बाय.